आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। उसके तहत ये हमारा पहला लेक्चर होगा। आज हम इसमें पढ़ेंगे सुशासन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुशासन सुशासन का तात्पर्य किसी देश या राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन से है। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता लोक कल्याण, विकास और स्वराज है। वर्ष 1992 में विश्व बैंक ने शासन और विकास नामक रिपोर्ट के आधार पर गुड गवर्नेंस की परिभाषा दी थी। तो किसने दी है? 1992 में विश्व बैंक ने शासन और विकास नामक रिपोर्ट के आधार पर गुड गवर्नेंस की परिभाषा दी है, जिसमें सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है। सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं देख लेते हैं। पहली है भागीदारी, दूसरी है सर्वसम्मति उन्मुख, तीसरा जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावशीलता एवं दक्षता, न्याय संगत एवं समावेशी और कानून का शासन। ये सभी क्या है? इसकी सुशासन की 8 विशेषताएं हैं। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की अवधारणा को अपनाया गया है। न्यूनतम शासन और अधिकतम शासन की अवधारणा को अपनाया गया है। सुशासन हेतु नवीन पहलों की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से सुशासन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 को पारित करने वाला। अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल देखिए तो इसकी शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। इसका उद्देश्य लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिक सेवाओं का आवेदन एवं वितरण सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ लेते हैं, इसमें विशेष देखते हैं। इस हेतु कोर ई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे केंद्रीकृत डेटाबेस, SWA एंड स्वान, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, CDC स्टेट डेटा सेंटर, CSC कॉमन सर्विस सेंटर का विकास किया गया है। इसके माध्यम से जनवरी 2023 तक 548 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की गई हैं। वर्ष 2018 में समाधान एक दिवस व्यवस्था के तहत 42 सेवाएं शीघ्र उपलब्ध कराई गई हैं। लोक सेवा केंद्र और उप लोक सेवा केंद्र की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार एवं निजी क्षेत्र की भागी द्वारा स्थापित है। ये केंद्रीय प्रबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोक सेवा केंद्र के संचालन एवं निगरानी को सुगम बनाया गया है। मध्य प्रदेश में 430 लोक सेवा केंद्र का नेटवर्क है, जिसमें राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक लोक सेवा केंद्र है। तो 430 लोक सेवा केंद्रों का नेटवर्क है, जिसमें से प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक लोक सेवा केंद्र है। अब 5000 से अधिक आबादी वाले गाँव में उप लोक सेवा केंद्र की अवधारणा विकसित की गई है। तो 5000 आबादी से अधिक वाले गांवों में उपलोक सेवा केंद्र की अवधारणा विकसित की गई है। जनवरी 2023 तक कुल 730 में से 194 उपलोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जो ग्राम और पंचायत स्तरों पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जनवरी 2023 तक लगभग 8.92 करोड़ आवेदनों का निराकरण तथा समाधान एक दिवस व्यवस्था के माध्यम से लगभग 2 करोड़ आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। इसका स्रोत है लोक सेवा प्रबंधन विभाग 2023। अब देख लेते हैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, इसको कहते हैं CM हेल्पलाइन। नंबर है इसका 181। इसको 1 से 81 भी कहते हैं। शुरुआत इसकी जुलाई 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य नागरिक कहीं से भी और किसी भी समय कॉल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और निवारण की मांग कर सकते हैं। इसमें विशेष देखें तो वर्ष 2014 से जनवरी 2023 के बीच कुल 2,05,06,037 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 2,02,61,553 यानी 98.80% शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। CM हेल्पलाइन में सभी विभागों के 1500 से अधिक प्रारूपों में शिकायत प्राप्त की जा रही है, जिसके निवारण हेतु 18,000 अधिकारियों को अपने संबंधित विभाग को संभालने और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। शिकायतकर्ताओं के संतुष्ट होने पर शिकायतों को बंद नहीं किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जन सेवा योजना कॉल पर सेवा, प्रारंभ इसका दिसंबर 2020 में हुआ था। लोक सेवा गारंटी एक्ट के अंतर्गत 181 पर सीएम हेल्पलाइन के अतिरिक्त जन सेवा संबंधित सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। इसके अंतर्गत एमपी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं वेब जीआईएस पोर्टल के साथ एकीकृत कर केंद्रीकृत निपटान तंत्र विकसित किया गया है। वर्तमान में आय प्रमाण पत्र, स्थायी जाति निवास प्रमाण पत्र, खसरा की प्रमाणित प्रति, खतौनी B1 की प्रमाणित प्रति, नक्शा की प्रमाणित प्रति, भू अधिकार पुस्तिका तथा खसरा, खतौनी B1 एवं नक्शा की नमूना प्रति सहित 7 सेवाएं सीएम जन सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। तो ये जो सीएम जन सेवा पोर्टल है यह 7 सेवाएं देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में स्थापना के बाद से जनवरी 2023 तक लगभग 2,68,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,65,000 लगभग 99% आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड या सीएम डैशबोर्ड। इसका प्रारंभ 2017 में हुआ है। इसका लक्ष्य विभिन्न प्रमुख योजनाओं, सार्वजनिक सेवा वितरण, बुनियादी ढांचा परियोजना आदि की प्रगति को ट्रैक करना है। आगे बढ़ते हैं। इससे वास्तविक समय की निगरानी, गुणवत्ता, डेटा इनपुट और डेटा एनालिटिक्स टूल के माध्यम से राज्य की सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है। जनवरी 2023 तक 33 विभागों में से लगभग 200 डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं और सीएम डैशबोर्ड पर होस्ट किए गए हैं। तो कितने किए गए हैं? यह किए गए हैं जनवरी 2023 में 33 विभागों में लगभग 200 डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं और सीएम डैशबोर्ड पर होस्ट किए गए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल विभागीय गतिविधियों की सतत निगरानी, तय सीमा में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। रोड मैप 2023 के अंतर्गत प्रमुख 4 स्तंभ लिए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बुनियादी ढांचे, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा, अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो ये जो 4 स्तंभ हैं इसके रोड मैप, आत्मनिर्भर रोड मैप 2023 के, तो इन 4 स्तंभों को अच्छे से याद कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है बुनियादी ढांचे, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था और रोजगार, ये चारों को अच्छे से याद करना है। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम देखेंगे तो इसका प्रारंभ 2018 में हुआ है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में आकांक्षी विकास खंडों का व्यापक विकास सुनिश्चित करना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि बुनियादी अधोसंरचना, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों से जुड़े 75 संकेतकों के आधार पर सभी 50 विकास खंडों में विकास का एक उच्च मापदंड प्राप्त करना है। सुशासन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सफल नवाचार, तब सुशासन के क्षेत्र में देखेंगे मध्य प्रदेश के सफल नवाचार, तो आइडियाज़ फॉर सीएम देखेंगे तो इसकी शुरुआत 19 जनवरी 2009 को की गई थी। कब हुई थी? आइडियाज़ फॉर सीएम की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2009 को। विशेष देखेंगे तो आम नागरिकों की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आइडियाज़ फॉर सीएम वेबसाइट का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश, देश एवं विदेश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव हिंदी या अंग्रेजी में सरल एवं सहज तरीके से ऑनलाइन प्रेषित कर सकता है। इस प्रयास के आशातीत परिणाम सामने आए हैं। अभी तक 3,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 322 सुझावों को अग्रिम परीक्षण हेतु पंजीकृत किया गया है। इस प्रयास को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का वर्ष 2009 का वेब रत्न अवार्ड सिल्वर आइकॉन प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। परिवहन विभाग में ई शासन देखेंगे तो इसका प्रारंभ वर्ष 2002 में हुआ था। विशेष देखें, परिवहन कार्यालयों में संपादित होने वाले प्रतिदिन के कार्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का पंजीयन, वाहनों के परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, रोड टैक्स एवं अन्य टैक्स आदि आम आदमी से जुड़े हुए हैं तथा सुचारू एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं। आम नागरिक इन कार्यों को बिना समय एवं पैसे की बर्बादी के कर सके, इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा इन सभी सेवाओं का कंप्यूटराइजेशन किया गया है। अब देखेंगे हम व्यावसायिक वाहनों का टैक्स असेसमेंट।
प्रदेश के समस्त व्यावसायिक वाहनों का विस्तृत टैक्स असेसमेंट किया गया है तथा SMS इंटरनेट व कॉल सेंटर के माध्यम से किसी भी वाहन पर बकाया कर की जानकारी प्रवर्तन अधिकारियों को तत्काल मिल जाती है। कर अपमंजन रोकने के लिए उच्च तकनीकी का उपयोग विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों को कंप्यूटर के माध्यम से बनाया जा रहा है तथा सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि निर्धारित फीस व टैक्स की राशि मिलने के बाद ही वाहन मालिक को दस्तावेज प्राप्त हो। इससे कर अपमंजन पर रोक लगी है व विभाग को बेहतर राजस्व प्राप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा ई सेवा। इस सेवा के अंतर्गत परिवहन विभाग की वेबसाइट www.mptransport.org व SMS नंबर 53030 पर वाहनों से संबंधित समस्त जानकारी आसानी से उपलब्ध हो रही है। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट देखेंगे। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट तो इसकी शुरुआत 3 सितंबर 2007 से हुई थी। विशेष देखें तो मध्य प्रदेश परिवहन विभाग देश का पहला विभाग है जिसमें इस तरह की सेवा मौजूद है। विभाग का लगभग 75% राजस्व ऑनलाइन पद्धति से हो रहा है। लाइसेंस एप्लीकेशन एवं अपॉइंटमेंट सिस्टम की बात करें तो लाइसेंस आवेदन तथा उपस्थिति तिथि ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। कॉल सेंटर की स्थापना वाहनों के टैक्स परमिट फिटनेस आदि की जानकारी देने के लिए स्थापना की गई है। परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर में स्थित है। कॉल सेंटर नंबर 0751262196 है। शासकीय भूमि को धर्मशालाओं के लिए किए गए अतिक्रमण से मुक्त कराना, तो इसकी बात कर लेते हैं। सड़कों और भीड़भाड़ वाले अन्य स्थानों पर अनाधिकृत रूप से बनाए गए विभिन्न धर्मों के धर्मस्थलों के कारण यातायात एवं शहर के विकास के अन्य कार्यों में कठिनाई आ रही थी और दुर्घटनाएं भी बढ़ रही थी। अतः जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा ऐसे 311 धर्मस्थलों को पूर्ण शांति और सर्वधर्म सौहार्द के साथ अतिक्रमण से मुक्त कर उन्हें विस्थापित किया गया है। इस अनोखे और अत्यंत सफल प्रयास में सड़कें चौड़ी हुई और यातायात सुगम हो गया है। सभी धर्मों के अनुयायियों और सभी धर्मों में सद्भाव और शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। सारे देश के लिए यह कार्य एक अभूतपूर्व मिसाल बना है। कृषि नेट देखें। कृषि नेट सूचना संचार क्रांति खेतों तक, तो कृषि नेट है, यह है सूचना संचार क्रांति खेतों तक। इसके अंतर्गत देखते हैं तो इसका प्रारंभ वर्ष 2005 में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा शुरू हुआ था। ये किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा शुरू हुआ था 2005 में। कृषि नेट किसानों के घरों तक कृषि सूचना संबंधित सेवाएं मुहैया कराने का सरकार द्वारा किया गया एक अभिनव प्रयास है। इसके माध्यम से प्रत्येक किसान की 24 घंटे कृषि संबंधी जानकारी तक पहुंच बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। जिसका उपयोग जोखिमों से बचने के लिए किया जा सकता है। कृषि नेट 70 लाख किसान परिवारों की कृषि सूचना एवं सलाह की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कृषि नेट सेवा द्वारा विभिन्न स्तरों पर हितग्राहियों की क्षमता वृद्धि हुई है। तो क्या हुआ है? कृषि नेट सेवा द्वारा विभिन्न स्तरों पर हितग्राहियों की क्षमता वृद्धि हुई है। इसके उपयोग से सरकारी कार्यक्रमों, सुविधाओं एवं प्रदत्त सेवाओं की उपलब्धता में परिवर्तनशीलता बढ़ी है तथा विभिन्न स्तरों पर होने वाले प्रशासनिक खर्चों में कमी आई है। मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम 2007 की बात करें तो यह लागू हुआ था 31 दिसंबर 2007 से। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता। अधिनियम 2007 का उद्देश्य वनों में रहने वाले एवं आजीविका के लिए वनों पर आश्रित वनवासियों को उनकी कृषि भूमि, निवास की भूमि, लघु वनों पर संग्रहण एवं अन्य सामुदायिक अधिकार प्रदान करना है। यह अधिकार ग्राम सभा की वन अधिकार समिति, उपखंड स्तर समिति एवं जिला समिति के परीक्षण उपरांत प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कई नवाचार किए गए हैं। विभागों के बीच जिम्मेदारियों को बांटा गया, प्रशिक्षण एवं प्रचार प्रसार की व्यापक व्यवस्था की गई, जाति प्रमाण पत्र सुलभता से उपलब्ध कराए गए, आधुनिक सर्वे तकनीक PDA का उपयोग किया गया। ग्राम सभा की बैठकों में स्थानीय चलन अनुसार भोजन की व्यवस्था एवं वनवासियों की दावा प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया। इन प्रयासों से देश का पहला हक प्रमाण पत्र
देश का पहला हक प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश राज्य में वितरित हुआ। देश का पहला हक प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम मंडला जिले में दिनांक 8 अगस्त 2008 को संपन्न हुआ। तो कब हुआ है? 8 अगस्त 2008 को देश का पहला हक प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम संपन्न मंडला जिले में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो नवाचार के इस प्रयास को वर्ष 2008-9 का लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 2008-9 में लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया गया था। अब MP ऑनलाइन की बात करेंगे। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले वाले प्री में 2023 में। तो इसका प्रारंभ जुलाई 2006 में हुआ था। इसका उद्देश्य MP ऑनलाइन पोर्टल सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विभिन्न नागरिक सेवाओं एवं एक छत के नीचे ऑनलाइन प्रदान किए जाने का प्रयास है, जिसके तहत एक निश्चित सेवा शुल्क देकर किसी भी नागरिक सुविधा केंद्र से सेवा प्राप्त की जा सकती है। आज MP ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न विभागों और संस्थानों की 100 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं एवं 33 लाख से भी अधिक नागरिक इस पोर्टल से सेवा प्राप्त कर चुके हैं। सेवा शुल्क के रूप में 4.2 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। वही नागरिकों की सुविधा तत्परता से एवं कम खर्च पर उपलब्ध हुई है। विभागों को ऑनलाइन व्यवस्था से मानव संसाधन के अन्यत्र उपायों का लाभ हुआ है। तो विभाग को ऑनलाइन व्यवस्था से मानव संसाधन के अन्यत्र उपयोग का लाभ हुआ है। इस प्रयास को भारत सरकार का वर्ष 2009 का गोल्डन आइकॉन अवार्ड के साथ साथ अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो कब हुए थे? इस प्रयास को भारत सरकार का 2009 में गोल्डन आइकॉन अवार्ड के साथ साथ अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए थे। यह मध्य प्रदेश सरकार एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। निर्माण कार्यों या सामग्री क्रय में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग व्यवस्था देखें तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MAP IT है। विशेष देखें तो मध्य प्रदेश राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए ई-टेंडरिंग नामक एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो परंपरागत निविदा प्रक्रिया खामियों को दूर करने में काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है। ई-ट्रेडिंग व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की गई है ताकि राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार न आए। आगे बढ़ते हैं। शासन में लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा ऊर्जा विभाग ई-टेंडरिंग व्यवस्था का उपयोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नागरिक सुविधा केंद्र। इनका गठन 25 अगस्त 2008 को किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से आम आदमी की समस्याओं का हल ढूंढना, योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना तथा प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। विशेष देखें तो टेलीफोन सेवा के लिए एकल संपर्क नंबर 155343 पर फोन की स्थापना की गई है। इसके लिए वेबसाइट www.telesamadhan.mp.gov.in पर भी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। नागरिक सुविधा केंद्र सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। उन सभी विभागों को सुविधा केंद्र के दायरे में लाया गया है जो सीधे नागरिकों और उनकी आजीविका से जुड़े हैं। नागरिकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतें संबंधित अधिकारियों को एक निश्चित समय अवधि में हल करनी होती हैं और ऐसा ना होने पर उन्हें उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाता है। रिमोट स्वचालित द्वारा बिजली की खपत की गणना व्यवस्था। तो रिमोट स्वचालित द्वारा बिजली की खपत की गणना की व्यवस्था, इसका उद्देश्य देखेंगे तो इसका उद्देश्य बिजली की खपत नापने वाले मीटरों के साथ छेड़छाड़ तथा दर्ज करने वालों की गलती से बचने के लिए रिमोट स्वचालित खपत दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। विशेष देख लेते हैं तो अधिक बिजली खर्च करने वाले ऐसे उपभोक्ता जिनके कुल राजस्व का 64% प्राप्त होता है के लिए नए मीटरों से रिमोट निगरानी सुनिश्चित की जा सकी। बिल बनाने का कुल समय 10 से 12 दिनों से घटकर 1 से 2 दिन रह गया है। तो अब बिल कितने जल्दी बन जाएगा? बिल बन जाएगा 10 से 12 दिनों के बजाय केवल 1 से 2 दिन में। खपत गणना पर प्रतिमाह खर्च 7 लाख रुपए से घटकर 26,000 रुपये रह गया है। तो जो खपत गणना पर जो शुल्क होता था, प्रतिमाह का खर्च होता था, वह 7 लाख रुपये होता था, जो कि केवल 26,000 रुपये रह गया है।
बड़ी संख्या में मीटर के साथ छेड़छाड़ी के मामले पकड़े जाने लगे तथा राजस्व की बेहतर वसूली होने लगी है। अब देखेंगे मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, तो इसकी स्थापना 14 जुलाई 2004 को की गई थी। इसका उद्देश्य सड़कों की तीव्र गति से विकास के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की स्थापना की गई थी। विशेष देखें तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के विभिन्न संस्थान सुधारों, तकनीकी सुधारों, वित्तीय व्यवस्थाओं तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिससे सड़कों के जाल में अपेक्षित बदलाव आया है। कुल परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी सहयोग लिया गया है। तो किसका लिया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी सहयोग लिया गया है। फायर अलर्ट एवं संदेश प्रणाली मध्य प्रदेश फायर अलर्ट एवं संदेश प्रणाली मध्य प्रदेश में वन विभाग ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग कर फायर अलर्ट एवं संदेश प्रणाली नामक एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया है जिसमें वनों की आग का समय रहते पता लगाया जा सके तथा उसकी रोकथाम हेतु कारगर कदम भी उठाए जा सकें। यह व्यवस्था सैटेलाइट के माध्यम से जंगल में लगी आग का पता लगाकर आग के स्थान को SMS अलर्ट तथा ईमेल के माध्यम से बीट गार्ड्स से लेकर वन संरक्षकों तक पहुंचा देती है। इस प्रणाली को मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2007-8 को बेस्ट IT एप्लीकेशन अवार्ड, साइबर मीडिया ग्रुप का वर्ष 2008 का ई-चैंपियंस अवार्ड तथा भारत सरकार का वर्ष 2009 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हो चुका है। तो क्या क्या मिला है इसको वर्ष 2008 का मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2008 का बेस्ट IT एप्लीकेशन अवार्ड मिला है, साइबर मीडिया ग्रुप का 2008 का ई-चैंपियंस अवार्ड मिला है और भारत सरकार का 2009 का राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड रजत प्राप्त हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत सफल सामुदायिक भागीदारी देखेंगे अब। तो जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत सामुदायिक भागीदारी एक ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पेश किया गया है जिससे नक्सली समस्या का प्रभावी हल ढूंढने में मदद मिली है। आम जन तक विकास के फायदे प्रभावी रूप से पहुंचे तथा लोगों के मन मस्तिष्क में प्रशासन की विश्वसनीयता स्थापित हुई। परिणाम स्वरूप नक्सली गतिविधियों में अभूतपूर्व कमी देखी गई है। इस प्रयास को प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अन्य की बात करें तो लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु नमस्कार बालाघाट नामक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। निर्धारित कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मासिक बैठकों एवं MIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। समाधान ऑनलाइन जन शिकायत निवारण का अभिनव प्रयास, तो हम देखेंगे समाधान ऑनलाइन जन शिकायत निवारण का अभिनव प्रयास। इसका प्रारंभ फरवरी 2006 में किया गया था। कब हुआ था? फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का प्रभावी एवं सकारात्मक निराकरण करने के साथ साथ मैदानी अमले को उत्तरदायी, संवेदनशील एवं सजग करना है। विशेष देखें तो mpsamaadhan.org के माध्यम से शिकायतें भेजी जाती हैं। समाधान एक दिन में जन सुविधा केंद्र, तो इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ अप्रैल 2006 में हुआ था। इस व्यवस्था में राज्य शासन द्वारा कुछ चयनित सेवाओं जैसे मूल निवासी प्रमाण पत्र, अस्थायी जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, दुकान स्थापना पंजीकरण का नवीनीकरण, डुप्लीकेट राशन कार्ड आदि मामलों में निर्धारित प्रक्रिया से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर वांछित प्रमाण पत्र उसी दिन उपलब्ध करा दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस सेवाओं के प्रोत्साहन हेतु पोर्टल एवं योजना एवं पोर्टल देखेंगे अब हम। तो प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पर राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने MP सूचना प्रौद्योगिकी नीति 1999 की घोषणा करी। तो MP सूचना प्रौद्योगिकी नीति 1999 की घोषणा करी। नीति का लक्ष्य MP प्रशासन में ई-गवर्नेंस शुरू करके सरकार की कार्य प्रणाली में बदलाव लाना था। अब हेड स्टार्ट की बात करेंगे तो हेड स्टार्ट का प्रारंभ वर्ष 2000 में हुआ था। हेड स्टार्ट जन शिक्षा केंद्र कंप्यूटर समर्थित शिक्षा देने का कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में 6000 जन शिक्षा केंद्रों के सभी छात्रों को कंप्यूटर
कंप्यूटर सक्षम शिक्षा एवं बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञानदूत देखेंगे तो ज्ञानदूत का प्रारंभ वर्ष 2000 में हुआ था। मध्य प्रदेश के धार जिले से प्रारंभ एक कम लागत वाली स्वसंधारित एवं समुदाय के स्वामित्व वाली ग्रामीण इंट्रानेट प्रणाली है। इन सूचनालयों से कृषि संबंधी जानकारी, बाजार संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं से संबंधित विषय तथा जिला प्रशासन द्वारा भू स्वामित्व, सकारात्मक कदम एवं गरीबी उन्मूलन से जुड़ी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। इससे सार्वजनिक सेवाएं और लोकतंत्र के लिए 2000 में स्टॉकहोम चुनौती सूचना प्रौद्योगिकी IT पुरस्कार जीता है। तो कब जीता है? 2000 में जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समग्र पोर्टल की बात करें तो समग्र.gov.in समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम SSSM यानी SSSM के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की हितग्राहियों तक पहुंच को सहज और सरल तथा योजनाओं के लक्षित परिणामों को प्रभावी बनाने और योजनाओं का सरलीकरण करने के लिए इस पोर्टल को स्थापित किया गया है। इस पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों की संपूर्ण जानकारी जैसे नाम, जाति, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति आदि का डेटा उपलब्ध है। मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल है तो शिक्षा portal.mp.gov.in है। 9 विभागों द्वारा संचालित 30 छात्रवृत्ति तथा शिक्षा संबंधित अन्य योजनाओं का एक पोर्टल से सरलीकृत तथा पारदर्शी रूप से प्रभावी क्रियान्वयन। मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल 2.0 देखें तो मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल 2.0 मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक शिकायतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब जियो फॉरेस्ट देखेंगे। जियो फॉरेस्ट एजेंसी क्या है? मध्य प्रदेश वन विभाग। उद्देश्य इसका वन भूमि के डेटाबेस का निर्माण करना। मध्य प्रदेश वन का डेटाबेस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। तो क्या है? जो वन का डेटाबेस तैयार करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ई-दक्ष पोर्टल की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करना है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है तो ये स्वान है, SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। प्रारंभ इसका 2008-9 में हुआ था। मुख्यालय इसका भोपाल है। और नोडल एजेंसी देखें तो MPSEDC टीम और FMS टीम इसकी नोडल एजेंसी है। पूरे राज्य में डेटा, आवाज़ और वीडियो संचार के लिए राष्ट्रव्यापी क्षेत्र नेटवर्क स्वान स्थापित किया गया था। स्वान संपूर्ण राज्य सरकार और उसके विभागों में विश्वसनीय और सुरक्षित इंटरकनेक्टिविटी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश में 51 सरकारी विभाग, 9 सार्वजनिक उद्यम और 41 संगठन स्वान का हिस्सा हैं। तो कितने हैं? 51 सरकारी विभाग हैं, 9 सार्वजनिक उद्यम हैं और 41 संगठन स्वान का हिस्सा हैं। राज्य में जिलों और ब्लॉक स्तर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए MP स्वान लॉन्च किया गया था। अब पंचलेखा की बात करेंगे तो इसका प्रारंभ 2005 में हुआ है। मध्य प्रदेश इसका लक्ष्य देखें तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर धन का कुशल प्रबंधन और निगरानी करना इसका लक्ष्य है। यह एक पंचायत राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रिया सॉफ्ट है। यह मध्य प्रदेश में पंचायतों को ई-गवर्नेंस के दायरे में लाता है। अब परख की बात करेंगे। परख बुनियादी सेवा प्रबंधन प्रणाली है। ये मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए परख की शुरुआत की गई है। लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार और गरीबी उन्मूलन के लिए न्यूनतम स्तर की सामाजिक बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है। अब देखेंगे वेब आधारित रूरल सॉफ्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। यह ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की मासिक प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एक कंप्यूटरीकृत वेब आधारित निगरानी प्रणाली है। जल मुलायम फेमस जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए बनाई गई वेब आधारित प्रणाली है। यह विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों, उपकरण, सूचनाओं, जल गुणवत्ता, स्वच्छ अभियान, वित्त और लेखा कार्यों की निगरानी करता है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कार्यक्रमों की निगरानी करता है। अब हम देखेंगे सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की ई-गवर्नेंस की एक पहल है। इसका लक्ष्य सूचना, ज्ञान, कौशल और सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को सक्षम करके MP के ग्रामीण हिस्सों में नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी। अब इसमें सेवाएं देखेंगे तो कृषि और फार्म इनपुट,
कीमतें, मौसम पूर्वानुमान, सार्वजनिक शिकायतें निवारण, सरकार से नागरिक जानकारी, सेवाएं आदि के बारे में जानकारी। राज्य में 9,230 CSC की स्थापना करने का लक्ष्य है। CSC को मामूली लागत पर सरकार से संबंधित और व्यवसाय से संबंधित सेवाओं के लिए एकल खिड़की समाधान के रूप में बनाया गया है। अब देखेंगे हम संपत्ति पंजीकरण सूचना प्रणाली मॉड्यूल। तो PRISM परियोजना एकल खिड़की गवर्नेंस प्रणाली के माध्यम से उप पंजीयक कार्यालय की सभी गतिविधियों को संचालित करती है। कार्य देखिए तो पंजीकृत गतिविधियां बिक्री, बंधक संपत्ति का मूल्यांकन, ऑन द स्पॉट पंजीकरण, वसीयत पट्टे आदि हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए वेब आधारित परामर्श, तो इसके लिए नोडल एजेंसी देखते हैं। तो तकनीकी शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन। लक्ष्य देखें तो छात्रों को तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम चुनने के लिए सुविधा और सही जानकारी प्रदान करना क्या है इसका लक्ष्य है। कार्यप्रणाली देखें तो प्रवेश के लिए ऑफ कैंपस काउंसलिंग के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कवरेज, इसमें राज्य के संपूर्ण इंजीनियरिंग, फार्मेसी और मेडिकल पाठ्यक्रम शामिल हैं। कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश देखें तो इसका प्रारंभ 2011-12 में किया गया था। नोडल एजेंसी उच्च शिक्षा विभाग है। कार्यप्रणाली यह MP के सभी कॉलेजों में चॉइस फिलिंग और प्रवेश प्रक्रिया करता है। लाभ देखें तो समय की बचत होती है, लागत प्रभावी, सुलभ, पारदर्शी आदि। एकीकृत कोषागार सूचना प्रणाली की बात करते हैं अब। तो इसमें देखते हैं यह मध्य प्रदेश में जिला कारागारों के कुशल प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। लक्ष्य देखें तो कोषागारों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और संबद्धता लाना इसका लक्ष्य है। कार्य देखेंगे तो फोटोग्राफर और हस्ताक्षर द्वारा DDO का सत्यापन, ऑनलाइन भुगतान रसीद मॉड्यूल और पेंशन मॉड्यूल इसके कार्य हैं। अब बेरोजगारी पंजीयन देखें तो यह MP के बेरोजगार युवाओं के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली पोर्टल बनाता है। इसकी शुरुआत रोजगार कार्यालय ने की है। यह भर्ती प्रक्रिया को सुचारू बनाता है और मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए समय और धन बचाता है। छात्रवृत्ति कार्यक्रम देखें तो इसका प्रारंभ 2013-14 में हुआ था। इसका लक्ष्य छात्रवृत्ति आवेदन के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन प्रणाली बनाना है। नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग है। लाभ देखें तो इससे छात्रों का समय, कुशल लक्ष्य वितरण, लागत में कमी आदि की बचत होती है। अब सुशासन महोत्सव देखेंगे 2024 का। तो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। तो कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जैन ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल की घोषणा की गई है। जैन ट्रिनिटी पोर्टेबल अस्पताल देखें तो रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से तैयार हुई है। विशेषताएं देखेंगे इसमें तो इसमें रोगी या घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अस्पताल को रोगी या घायल व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। अब भीम ऐप की बात करेंगे तो इसके जरिए चिकित्सा क्षेत्र में अप्रशिक्षित व्यक्ति भी जरूरत पड़ने पर चिकित्सा कर्मियों की सहायता कर सकता है। फसल गिरदावरी ऐप देखेंगे तो फसलों की पैदावारी संबंधित आंकड़े जारी करता है। अब हम देखेंगे कानून व्यवस्था, विधि एवं विधायी तंत्र में सुशासन। तो कानून व्यवस्था, विधि एवं विधायी तंत्र में सुशासन देखेंगे तो समाज में शांति और व्यवस्था का बने रहना सुशासन का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अंतर्गत आता है तो आपातकालीन सेवाएं, डायल 100, इसका प्रारंभ वर्ष 2015 में हुआ था। अग्निशमन पुलिस एवं 108 एम्बुलेंस। फिर EFIR प्रणाली देखेंगे तो घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। विवेचना ऐप देखेंगे तो अनुसंधान में पारदर्शिता एवं विवेचना की सहायता हेतु शुरू किया गया है। जेलों में सुशासन देखेंगे तो न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाई, बंदियों को मुलाकात, इनकमिंग टेलीफोन सुविधा, ऑनलाइन औद्योगिक प्रशिक्षण तथा प्रिजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ROIP का प्रदेश भर में क्रियान्वयन। ROIP का प्रदेश की समस्त पुलिस इकाइयों में उद्यम संस्थान योजना यानी ERP इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मानव संसाधन प्रबंधन तंत्र HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, दुर्घटनाओं के संदर्भ में ब्लैक स्पॉट्स
का चिन्हांकन, पर्यटन, पुलिस, ई कोर्ट आदि को क्रियान्वित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रश्नोत्तर प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत विभागों को प्रश्नों का ऑनलाइन प्रेषण वर्ष 2010 से प्रारंभ किया गया है। पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ जून 2014 से हुई थी। इसका स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान 2022 है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व क्षेत्र में सुशासन की बात करेंगे तो पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्व संबंधित सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया गया है। भू अभिलेखों का आधुनिकीकरण। प्रदेश के समस्त 56,761 गाँव के लगभग 1.51 करोड़ भूमि स्वामियों के 3.97 करोड़ खसरा नंबरों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार किया जा चुका है। इसका स्रोत राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन 2020-21 है। कंप्यूटरीकृत प्रतियों का विवरण मार्च 2019 में डाइवर्टेड भूमि और फरवरी 2020 में कृषि भूमि के मांग एवं भुगतान संबंधी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। अगस्त 2020 में राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं अभिलेखागारों के पुराने राजस्व अभिलेखों की प्रति भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है। भूमि के नक्शे का डिजिटलाइजेशन देखेंगे। भूमि के नक्शे का डिजिटलाइजेशन तो प्रदेश के 55 जिलों में 1,37,084 मैप शीटों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है, जो वेबसाइट www.landrecords.mp.gov.in पर उपलब्ध है। राजस्व विभाग की वेबसाइट MP ऑनलाइन द्वारा राजस्व विभाग की सेवाएं प्रदान करने के लिए MP ऑनलाइन एवं लोक सेवा केंद्रों को जोड़ा गया है। तो राजस्व विभाग की सेवाएं MP ऑनलाइन द्वारा राजस्व विभाग की सेवाएं प्रदान करने के लिए MP ऑनलाइन एवं लोक सेवा केंद्रों को जोड़ा गया है। स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी SAARA राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन का पोर्टल है ये। अब सुशासन हेतु संस्थागत प्रयास देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। वर्ष 2014 में इस संस्थान का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान रखा गया है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में शासन प्रणाली और नीति संबंधित सुधारों के लिए राज्य सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है। आगे देखें संस्थान द्वारा सुशासन के क्षेत्र में किए गए प्रमुख कार्य। पहला है चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी CMYPDP 2.0 या 2.0। अब शुभारंभ देखेंगे तो इसका शुभारंभ वर्ष 2021 में हुआ था। इसका उद्देश्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में स्थानीय मुद्दों व सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना है। विशेष देखेंगे तो इस प्रोग्राम को जिला, विकास खंड एवं ग्राम स्तर के योग्य युवा प्रोफेसरों को मध्य प्रदेश के विकास प्रक्रिया से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 55 जिलों में कुल 55 CM फेलो कार्यरत हैं, जिनको नीति आयोग व भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना देखेंगे तो CMYIP शुरुआत इसकी वर्ष 2022 में हुई है। विशेष देखें तो मध्य प्रदेश के युवाओं को विकास में भागीदार होने का अवसर प्रदान कर उनके रोजगार और कौशल में उन्नयन के क्षेत्र में 6 महीने की इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत 8,000 प्रति माह का स्टाइपेंड वृत्ति भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट MPSDR इसका प्रारंभ 4 अप्रैल 2022 को किया गया था। प्रथम संस्करण था जो कि आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, इंडिया हैबिटेट सेंटर में। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुधार, सुप्रथाओं को उभारना तथा संदर्भ विशिष्ट कार्यवाही बिंदुओं को स्पष्ट करना है। विशेष देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के स्वायत्त निकाय अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान AIGGPA भोपाल द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कई अहम पहल, जिसमें स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप, समाधान ऑनलाइन, CM हेल्पलाइन आदि की स्थापना शामिल है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है।
इसके पहले खंड में 2 अध्याय सुशासन पर हैं, जिसमें 15 साल के दौरान प्रदेश में सुशासन की विशिष्टताओं का जिक्र किया गया है। दूसरे खंड में कोरोना काल तथा उसके असर का जिक्र है। साथ ही महामारी के प्रबंधन और इससे हुए बदलाव एवं विकास की चर्चा भी की गई है। तीसरे खंड के पहले अध्याय में बताया गया है कि राज्य कृषि क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अग्रणी रहा है। तीसरे अध्याय में ही उद्योग और व्यापार का जिक्र एवं विश्लेषण किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष फोकस के साथ वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया है। 5वां अध्याय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के दोहन पर है और 6वें अध्याय में आयुष क्षेत्र तथा 7वें अध्याय में शहरी विकास की चर्चा की गई है। अब उपलब्धियां देखेंगे तो प्रदेश की विकास दर 19.7% देश में सर्वाधिक है। तो विकास दर कितनी है? 19.7, जो कि क्या है? सर्वाधिक है। देश के अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश 4.6% का योगदान दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की हुई है? सकल घरेलू उत्पाद में तो 200% की वृद्धि हुई है। बिजली का उत्पादन 5000 मेगावाट से बढ़कर 21,000 मेगावाट तक पहुंचाया गया है। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को गेहूं उपार्जन में पीछे छोड़ दिया है। प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई है। मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित सिंचाई रकबा 43 लाख हेक्टेयर अधिक हो गया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने पब्लिक सर्विस गारंटी कानून लागू किया है। वही मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया है। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग यानी MPSPPC राज्य नीति एवं योजना आयोग मध्य प्रदेश सरकार के बौद्धिक संवर्धक के रूप में सलाहकार की भूमिका निभाती है। विगत वर्षों में राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला देखेंगे तो CM प्रगति पोर्टल, विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए प्रगति पोर्टल का विकास किया गया। सतत विकास लक्ष्य देखेंगे SDG इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य एक समेकित रिपोर्ट तैयार करता है तथा इस रिपोर्ट को सभी विभागों के साथ साझा करता है। अन्य कार्यों में देखेंगे तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2022, मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2022, सहकारिता नीति आदि पर तथ्यपरक शोध के आधार पर नीति निर्माण में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य नीति एवं योजना आयोग द्वारा जल संसाधन विभाग के साथ मिलकर वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन, CSO सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन में सहयोग किया है। अब हम देखेंगे RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी। वर्ष 1996 स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1996 में, मूलतः लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान के रूप में। वर्ष 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी रखा गया तथा वर्ष 2001 में अकादमी को RCVP नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल नाम दिया गया। 23 अप्रैल 2015 में प्रशासन अकादमी द्वारा ISO 9001-2008 प्रमाण पत्र आगामी 3 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्था है ये। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, तो मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड MPSEDC द्वारा कर्मचारियों की प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण समन्वय इकाई TCU की स्थापना की गई है। किसकी हुई है? TCU की स्थापना हुई है। इस कार्य हेतु जिला स्तर पर क्षेत्रीय क्षमता निर्माण केंद्रों ई-दक्ष केंद्रों के माध्यम से विभागीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के 51 जिलों में स्थापित ई-दक्ष केंद्रों के माध्यम से जनवरी 2023 तक 5.8 लाख कर्मचारी लाभान्वित हो चुके हैं। MPSEDC ने एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS भी विकसित किया है, जो कि एक वर्चुअल लर्निंग आधारित ई-लर्निंग VLE प्लेटफॉर्म है। जनवरी 2023 तक कुल 12 विभागों द्वारा इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को संचालित किया जा रहा है। अब हम देखेंगे पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन EPCO ऐप को। आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। इसका उद्देश्य ऐप को पर्यावरण से संबंधित परामर्शी कार्यों में राज्य सरकार की प्रमुख संस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी SIRD की बात करेंगे अब हम, तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय इसका जबलपुर में है। विशेष यह एक स्वायत्त शासी संस्थान है जो विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अधिकारियों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षणों का आयोजन करता है।
इसके द्वारा शोध, मॉनिटरिंग एवं इवैल्यूएशन, प्रकाशन, IEC गतिविधियां, इवेंट मैनेजमेंट, वर्कशॉप इत्यादि का कार्य भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सुशासन की दिशा में कुछ प्रमुख उपलब्धियां देखेंगे, जैसे कि किसान कल्याण है। गेहूं समर्थन मूल्य ₹2275 के साथ ₹125 प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया गया है। किसान सम्मान निधि में 80 लाख से अधिक किसानों को 1816 करोड़ की सहायता दी गई है। फसल बीमा योजना खरीफ 2023 में 25 लाख से अधिक किसानों को ₹755 करोड़ के दावे का भुगतान है। 0% ब्याज दर पर किसानों को फसल ऋण की सुविधा। कितने 0 ब्याज दर पर। महिला सशक्तिकरण देखेंगे तो 1.29 करोड़ लाडली बहनों को 4,728 करोड़ की सहायता। 46 लाख बहनों के खाते में 450 रुपए के गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए ₹118 करोड़ की राशि का अंतरण। 2,45,000 से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियों को ₹86,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति। महिला स्व सहायता समूहों को 9,838 करोड़ की ऋण सहायता। अब जनजातीय कल्याण देखेंगे तो क्रांतिवीर टाट्या भील विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री जी द्वारा 170 करोड़ रुपए की लागत से खरगोन में शिलान्यास किया गया है। कहाँ पे हुआ है इसका? क्रांतिवीर टाट्या भील विश्वविद्यालय का खरगोन में हुआ है। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपये प्रति बोरा से बढ़कर 4,000 रुपये प्रति बोरा किया गया, जिसमें लगभग 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ हुआ है। PM जनमन योजना विशेष पिछड़ी जनजाति, बैगा, भारिया, सहरिया बहुल क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं अविद्युतीकरण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ की गई है। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना श्रीअन्न उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 1,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अधोसंरचना और विकास में देखेंगे तो प्रधानमंत्री ई बस सेवा में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर में 550 से अधिक शहरी ई बसों के संचालन का निर्णय है। भोपाल मेट्रो के तहत 8 नए स्टेशनों का निर्माण हुआ है। कायाकल्प अभियान के तहत शहरी सड़कों का विकास हुआ है। खरगोन जिले में जलूद ऊर्जा संयंत्र का निर्माण हुआ है। किसका? जलूद ऊर्जा संयंत्र का निर्माण हुआ है खरगोन में। इंदौर में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। वहीं भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में भी निर्माण प्रस्तावित है। उज्जैन में जाबरा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जल प्रबंधन तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना द्वारा 3.37 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास हुआ है। सीतापुर हनुमाना माइक्रो सिंचाई परियोजना द्वारा 1.20 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विकास हुआ। खरगोन जिले में पीपरी माइक्रो उद्वहन और बलकवाड़ा माइक्रो उद्वहन, चौपड़ी जमुनिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। कुंडलिया बृहद सिंचाई परियोजना द्वारा शामगढ़, सुबासरा, मोहनपुरा तथा आगरमालवा में 1.39 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विस्तार किया गया है। अब स्वास्थ्य देखेंगे तो PM श्री एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ, एयरलिफ्ट से समय पर उपचार की सुविधा, आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क लाभ मिल रहा है। सागर, शहडोल, नंदापुरम, धार, झाबुआ, मंडला, बालाघाट, श्योपुर, खजुराहो में नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अब शिक्षा एवं युवा कल्याण देखेंगे तो सागर में रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय, गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ है। तो सागर में रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय और गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय का शुभारंभ हुआ है। IIT इंदौर के संयोग से उज्जैन में देश के पहले शोध आधारित नवाचार प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभात्मक विद्याजन केंद्र का लोकार्पण हुआ है। आगरमालवा में नया विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय औसत से अग्रणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य
है पहला, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। जनोन्मुखी प्रशासन देखेंगे तो साइबर तहसील परियोजना का लाभ 55 जिलों में, साइबर तहसील परियोजना का सभी 55 जिलों में शुभारंभ हुआ है। चिकित्सा शिक्षा विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का विलय हुआ। प्रत्येक जिले में जिला पुलिस बैंड का गठन हुआ है। अब श्रमिक कल्याण की बात करेंगे तो अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी रुपये 1625 रुपये से 11,450, अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 1764 से 12,446, खेतीहर मजदूर की मजदूरी 1396 से बढ़ाकर 9,160 करने का निर्णय लिया गया है। श्रमिकों को ई स्कूटर खरीदने पर आर्थिक मदद का फैसला। संबल योजना के माध्यम से दिवंगत या विकलांगता के दौरान दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने का फैसला लिया गया है। अब ये सुशासन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों की बात करेंगे। तो पहली है मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो मध्य प्रदेश में लगभग 5,320 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करते हुए 10,685 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की अवधि में 1220 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। खाद्यान्न उपार्जन और वितरण वर्ष 2022-23, इसका शुभारंभ अक्टूबर 2019 में हुआ। आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था AEPDS, प्रदेश की 26,284 उचित मूल्य दुकानों पर POS मशीन लगाकर राशन सामग्री का वितरण। पात्र परिवारों का सत्यापन बायोमेट्रिक के आधार पर। वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सम्मिलित समस्त पात्र परिवार प्रदेश के उचित मूल्य की दुकानों एवं 26 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की किसी भी उचित मूल्य दुकानों से अपने अहर्ता का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर 2022 तक 7.30 लाख परिवार प्रति माह अंतर जिला पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अन्य दुकान का राशन प्राप्त कर रहे हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा समतामूलक और समावेशी शिक्षा। विशेष आवश्यकता पाने वाले यानी CWSN की पहचान। नामांकन हेतु शिक्षकों का ऑनलाइन उन्मुखीकरण एवं विशेष शिक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिसंबर 2022 तक इन बच्चों के लिए राज्य में 797 छात्रावास संचालित किए गए हैं। समेकित छात्रवृत्ति पोर्टल, शिक्षा पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बैंक खाते में भेजी जाती है। जन भागीदारी देखेंगे तो जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एडॉप्ट आंगनवाड़ी योजना शुरू करी है। विकेंद्रीकरण और पेशा अधिनियम, मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पेशा नियमों को अधिसूचित किया है। सुशासन सूचकांक 2021 की बात करेंगे तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग भारत सरकार द्वारा सुशासन सूचकांक रिपोर्ट 25 दिसंबर 2021 द्वारा जारी की गई। कब हुई तो 25 दिसंबर 2021 को ये जारी हुई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग भारत सरकार द्वारा। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा तैयार किया गया है। तो इस सूचकांक को किसने तैयार किया है? लोक शिकायत विभाग DARPG ने। सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। समूह A, समूह B, उत्तर पूर्वी व पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। मध्य प्रदेश समूह B राज्यों में पहले स्थान पर है। इसके बाद राजस्थान द्वितीय और छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 से की गई थी। कब से हुई थी? वर्ष 2014 से की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 91वें जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को भारतीय रेलवे द्वारा सुशासन एक्सप्रेस का संचालन किया गया। सुशासन व्यक्ति को भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही से मुक्त कर प्रशासन को स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, S फॉर सिंपल यानी साधारण, M मोरल नैतिक,
ए फॉर हो जाएगा अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदारी योग्य, टी फॉर ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाता है। सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाता है। प्रथम सुशासन सप्ताह आयोजन 20 से 26 दिसंबर 2021 तक किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का लगातार 7वीं बार इंदौर को मिला पुरस्कार। किसको मिला है? इंदौर को पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश को देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य तथा भोपाल स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार मिला है। तो मध्य प्रदेश को मिला है देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य और भोपाल को स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार मिला है। देश में सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में देवास के सिविल लाइन थाने का चयन किया गया है। मध्य प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग में मिला लीडर अवार्ड। ज्ञान प्रबंधन पोर्टल है, तो इस पोर्टल पर बेस्ट प्रैक्टिसेस केस स्टडीज और नवाचारों का संकलन दर्शाया जाता है। टास्क फोर्स, प्रदेश के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण टास्क फोर्स जैसे GSDP टास्क फोर्स, सांख्यिकी टास्क फोर्स, IMR MMR टास्क फोर्स व सेमीकंडक्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब देखिए ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। यह MCQ है, तो इन MCQ को अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। और हमारा एक और चैनल है MP एग्ज़ाम अकेडमी, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और उसको एक बार विजिट ज़रूर करें। आप लोग को बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा MPPSC से रिलेटेड, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।